अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। आज के प्रोग्राम में जिन अहम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, सबसे पहले आपको उसके बारे में बताते चले। जी हाँ, पनामा पेपर्स के हवाले से जो उसकी तहकीकात है, उसके सिलसिले में जो मुतफ़िक़ा TORs है, उनकी तश्कील के लिए आज हुकूमत और अपोजिशन अराकीन पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में। तहकीकाती कमीशन के लिए मुश्तरका TORs बनाना पार्लिमानी कमेटी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। अब ये पार्लिमानी कमेटी क्या इत्तफाक राय से TORs बनाने में कामयाब हो सकेगी और इन TORs की तैयारी के दौरान इस कमेटी को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और क्या इस कमेटी के वज़ा करदा TORs की रोशनी में शफाफ और बिला तफरीक एहतसाब मुमकिन भी हो सकेगा, इस हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने अमरीकी सफ़ीर डेविड हेल से मुलाकात की और इस दौरान बलूचिस्तान में जो अमरीकी ड्रोन हमला हुआ उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सिर्फ बल्कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने अमरीकी सफ़ीर को ये बावर कराया है कि ऐसे हमलों के नतीजे में न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुतासर होंगे बल्कि खित्ते का अमन जो है वो भी मुतासर होगा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो और इमरान खान ने भी नाक़िस खारजा पॉलिसी पर नून लीग की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत अभी तक कोई कुल वक्ती वज़ीर दिफा मुकर्रर करने से भी इज्तनाब क्यों बरत रही है, मौसर खारजा पॉलिसी की तश्कील और मुल्क की सरहदों की खिलाफ वर्जी की रोकथाम को यकीनी बनाने बार बार ये कहा जाता है कि हुकूमत को अपनी खारजा पॉलिसी जो है प्रॉपर अनाउंस करनी चाहिए। हुकूमत को क्या इक़दाम उठाने चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। पहले हिस्से में हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है एजाज चौधरी साहब और शहला रज़ा हमारे साथ होंगे इस सेगमेंट में और हम बात करेंगे इस वक्त जो इजलास हो रहा है मुतफ़िक़ा TORs की तश्कील के हवाले से। हुकूमत और अपोजिशन के वराकीन जिनके हवाले से काफ़ी दिनों से बात की जा रही थी, आज पहली बार बैठ रहे हैं। क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। एजाज साहब, आपकी इजाज़त से पहले शहला साहबा की तरफ चलते हैं ज़रा। शहला साहबा, ये जो TORs है, ये पहला कमेटी का जो इजलास हो रहा है, इस पर हम बात करते हैं। उससे पहले एक और सवाल आपसे करना है। कल से ये सवालात उठ रहे हैं मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात है, बार बार पूछा जा रहा है क्या मुलाकात हुई। खबरें लग गई कि मुलाकात हुई, लेकिन आप लोगों ने कह दिया रात को प्रोग्राम से, मैंने सुना आपको भी कहते हुए सुना कि नहीं, मुलाकात नहीं हुई। तो ये बता दीजिए कि अभी तक कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है मुलाकात का, और इतनी देर से क्यों कहा? हम तो कल सुबह से लगे हुए थे, रात को जाके प्रोग्राम्स में कहीं आप लोगों ने कहना शुरू किया। थोड़ी सी मीडिया मैनेजमेंट आप लोगों की कमजोर नजर आती है। इसमें कोई शक नहीं है और कि वाकई मीडिया मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर है और हम इंतज़ार कर रहे थे फ़रहतुल्लाह बाबर साहब की तरफ से इस पर तरदीद आएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट रही, तो फिर अपने ज़राए से ही कंफर्म किया और मुलाकात नहीं हुई और मुझे यकीन भी था कि नहीं होगी। अच्छा, चले ठीक है, यानी आपको यकीन है कि नहीं होगी। एजाज चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि मुलाकात हुई कि नहीं हुई, और आपको भी कोई ऐसा यकीन है कि मुलाकात नहीं होगी? अच्छा ठीक है, नहीं शहला साहब, मैंने कहा एजाज साहब से पूछ रहे थे कि वो क्या सोच रहे हैं। जी एजाज साहब। जी बहुत शुक्रिया महरीन। पहली बात तो ये कि मैं अपने पास से कोई बेपरवाही नहीं उड़ाना चाहता। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान साहब एक ऐसी पाकिस्तान की शख्सियत हैं कि जिनसे कोई बईद नहीं है कोई इस मौके पे यानी कौम की उमंगों के मुताबिक करप्शन को एक ऐसा अक्रॉस द बोर्ड इशू लेकर तो उसके अंदर आगे बढ़ें, बल्कि वो इसको दूसरे से देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे यानी वो वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर लोगों ने एतराज़ किया तो वो वज़ीर-ए-आज़म की रेस्क्यू के लिए उससे ज़्यादा पुरजोश होकर सामने आए, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि वो चीज़ों को ठीक तनाजुर में नहीं देख रहे। अलबत्ता ये बात भी हकीकत है कि जरदारी साहब और उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात कार रहे हैं माजी में, लेकिन मेरा ख्याल है जब पीपल्स पार्टी एक मरतबा कह रही है कि न हुई है न होगी, तो हमें किसी शक व शुबे में मुब्तला नहीं होना चाहिए। हम तो इस वक्त ये समझते हैं कि सारी जो जॉइंट अपोजिशन है उसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है और इस बात के ऊपर वाज़े है कि अपोजिशन का भी एहतसाब हो, सरकार का भी एहतसाब हो, आगाज़ वज़ीर-ए-आज़म से कर लें, बाकी सारे पार्टी लीडर्स को फॉलो करना चाहिए।
चुनाचे असल जो एजेंडा है ना उससे इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कोई स्पेकुलेशंस नहीं। चलिए आपकी तरफ अभी मैं वापस आती हूँ। एजाज चौधरी साहब और शहरयार साहब हमारे साथ इस वक्त तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। आज जो इस वक्त कमेटी बैठी है क्या होने जा रहा है? तारिक फजल चौधरी, क्या आपको लगता है कि मुतफ़िक़ा तौर पर कोई सूरत हाल सामने आएगी? TORs जो है मुतफ़िक़ा तौर पर कोई सामने आ जाएंगे? 15 दिन का ये जो टाइम है इसके अंदर अंदर ही? देखिए, बुनियादी तौर पे जी ये डिपेंड करता है, जितनी भी जमातें वहाँ पे बैठी हैं, मैं बशमूल अपनी जमात को भी कह रहा हूँ, हुकूमत को भी कह रहा हूँ कि हम कितनी नेक नीति के साथ इस मसले से निकलना चाहते हैं और कितनी नेक नीति के साथ इस मसले को हल करना चाहते हैं। मैंने अपने आप को साथ इसलिए रखा कि खुदा न खास्ता हमें किसी की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन ये एक बुनियादी बात है कि अगर हमने पानामा लीक्स के इशू को सिर्फ एक स्कैंडल के तौर पर इस्तेमाल करना है और इससे हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम के तौर पे और हुकूमत के खिलाफ एक हथियार के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है, तो फिर तो आप नताइज की तवक्को को बहुत मस्बत नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी रवैया देखने में आ रहा है अपोजिशन का भी, जो बहुत जिम्मेदाराना है और बहुत मैं समझता हूँ कि संजीदा तरीके से ये बात जिस तरह यहाँ तक पहुँची है, उस हवाले से मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह इस मसले को हम इंतहाई खुश असलूबी से बाहमी गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए और एक दूसरे के तमाम जो कंसर्न्स हैं उन्हें सामने रखते हुए आगे लेके बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। देखिए, इस मसले से ये नहीं कि सिर्फ किसी एक पार्टी का या किसी एक ये फैमिली के खिलाफ है। अब तो पानामा लीक्स में बहुत सारे नाम आ गए हैं, हर पार्टी के लोग इसमें शामिल हो गए हैं, हुकूमत से ज़्यादा तो अपोजिशन के नाम आ गए हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा कंसर्न जिस बात का महसूस करता हूँ वो ये है कि इससे पाकिस्तान की जो तरक्की है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। लोग जो पाकिस्तान में के साथ कारोबार करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मईशत का पहिया बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन तारिक फजल साहब, कुछ स्टेप्स लेंगे तो बेहतरी होगी ना। मुश्किलात तो आगाज में आती हैं, एहतसाब होगा तो फिर आगे जो है सूरत हाल बेहतर हो जाएगी ना। अच्छा चलिए ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो भी अच्छे से काम करते दिखाई दे रही है, लगता है कि कुछ बेहतरी हो जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन आप ही के मिनिस्टर्स, आप ही लोग मुख्तलिफ जगहों पर बैठ कर ये कहते हैं, प्रोग्राम्स में हम सुनते हैं, कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो मुसलसल मैं ना मानूं की रट लगाए हुए, ये आप लोग का कहना है। तो अगर वो इसी बात को दोहराते हैं दोबारा से और अगर उनके मुताबिक वो TORs नहीं होते और उसके बाद वो अगर दोबारा सड़कों पर आते हैं, एहतजाज करते हैं, धरने करते हैं, हम अगर की बात कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत अब दोबारा इस चीज को बर्दाश्त करेगी या कोई प्लानिंग है, कोई स्ट्रैटेजी है इस हवाले से? देखिए, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल सामने आई तो उसके मुताबिक यकीनन फैसला करेगी हुकूमत। हुकूमत ने ज़ाहिर है हर मसले का हल निकालना होता है और हम कोशिश करते हैं कि हर मसले का हल इंतहाई खुश असलूबी से, मैना रवि से और अच्छे अंदाज से निकले। लेकिन जिस तरह हम एक टेबल पे बैठे हैं, जिस तरह कमेटी बनी है और जिस तरह अपोजिशन का भी जैसे मैंने गुजारिश की कि बहुत संजीदगी के साथ और बड़ी एक मस्बत सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और इस मसले को हम ज्वाइंटली लेके आगे चल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी किस्म के एहतजाज की या किसी किस्म की खींचातानी की नौबत नहीं आएगी और ये मसला जो है वो बाहमी गुफ्तगू के जरिए, बातचीत के जरिए जिस कमेटी की तश्कील दी गई है उसी के मुताबिक इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। अच्छा तारिक साहब, नून लीग को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है जो मेंबर्स लिए गए अपोजिशन की जानिब से किसी नाम पर, किसी पर भी? जी नहीं, हुकूमत को और हमारी जमात को किसी तरह के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। ये बात हमने अपोजिशन पे ही छोड़ी थी शुरू से। अच्छा। जो नाम 6 नाम उन्होंने देने हैं, नहीं जो आप लोगों के 6 नाम है, जो हमारे दिए हुकूमत के 6 नाम है। जी जी, मेरा नहीं ख्याल, मेरे नोटिस में कोई ऐसी बात नहीं आई है कि किसी मेंबर के नाम के ऊपर किसी तरह के अपोजिशन के मेंबरान पे कोई आपको तावत है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि जो 2 ख्वाजा जो हैं बीच में डाल दिए उससे मामला जो है वो किसी से जाते हुए नजर नहीं आते। एतराज़ात तो अपोजिशन की जानिब से उठा दिए गए ना अभी से। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयानात से एतराज़ करना चाहिए। जैसे कि हमने अपोजिशन को ये कहा कि आप अपनी मर्जी से अपने मेंबरान का इंतखाब करें, इसी तरह हुकूमत को भी हक है कि वो अपने मेंबरान का। लेकिन मामला तो तारिक साहब अभी से कुछ बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं ना। अभी खबर आ रही है कि दोनों तरफ से ये चाहा जा रहा है कि सरबराह हमारे से लगाया जाए, हमारी तरफ से सरबराह हो। तो देखिए अभी से मुश्किलात खड़ी हो गई, अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम क्या होगा? मुश्किलात तो बिल्कुल होती हैं। ये तो नहीं मैंने कहा कि किसी तरह का इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आएगा, आ भी सकता है। लेकिन उसके साथ मैंने ये कहा कि हम इंशाल्लाह बिल्कुल पुरुमीद हैं, पुरज़म है कि हम आपस में बैठ के ही बंद कमरे में ही इंशाल्लाह इस मसले को हल करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी नून लीग, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी नून लीग, सरबराह उनकी तरफ से हो जाए?
मैं अभी कह तो नहीं सकता, ज़ाहिर है ये बड़े सीनियर लेवल के ऊपर ये फैसला होना है और हमारे जो कमेटी के मेंबरान हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर ये फैसला करना है, तो मैं उनका राइट मैं तो इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा। लेकिन कोई नुकसान तो नहीं है ना इसमें, कहीं से भी सरबरा लग जाए, इधर से लग जाए उधर से लग जाए, या कोई नुकसान है इसमें, कोई मुश्किलात है इसमें? कोई ऐसा ये इशू है नहीं मेरा ख्याल है, और ऐसे कोई इशू ना बनने अच्छा। देंगे, और ये उन्होंने इशू है। चलिए ठीक है, तारिक फजल साहब बहुत शुक्रिया आपका। शैला, आप भी सुन रही हैं, अभी साहब ने बात की, कोई एतराज़ात नहीं है, सरबराह जिस तरफ से मर्जी लग जाए, ऑपोजिशन को बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं, बड़ा अच्छे से काम कर रहे हैं, मामलात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को भी कोई एतराज़ात है? शाह महमूद साहब को एतराज़ात हैं, PTI को कुछ नामों पर एतराज़ात हैं, पीपल्स पार्टी मुतमईन है जो लोग इसमें शामिल हैं कमीशन के अंदर? देखिए, बात यह है कि हम अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हम अपने नामों के जिम्मेदार हैं कि हम वो नाम दें जो कि लीगली जो है एक्सपर्ट हों और जिनका काम हो कानून साजी में, और इसमें ज़ाहिर है कि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन बहुत अच्छा नाम है, और इसी तरह दूसरी पार्टी का भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने यहाँ के वो लोग दे जो कानून साजी को समझते हों, कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हों, तो ये उनका है, हम एतराज़ नहीं करते। लेकिन जहाँ तक TORs का मैटर है, तो अब तो हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान सुप्रीम बार की तरफ से भी जो TORs आए हैं वो भी कमो बेश वही हैं जो जॉइंट अपोजिशन ने बनाए थे, और वो भी ये चाहते हैं कि ऑफ शोर्स पर जो है वो एक एक्ट 2016 बनाया जाए और उस पर काम किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि जो भी अगर कमज़ोर लोग देगा तो उससे ये होगा कि वो नहीं कानून साजी को समझेंगे, और अगर कानून साजी को करने वाले और समझने वाले दोनों तीनों सब तरफ से आएँ तो एक अच्छी बात होगी। चलिए ठीक है, हमें एक ब्रेक पे जाना है एजाज चौधरी साहब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपसे समझना है कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। अभी जो TORs के लिए पहला चैलेंज तो आ गया सामने, सरबराह कौन हो, हमारा क्या आपका, उसके अलावा और क्या चैलेंजेस देखते हैं, क्या ऑपोजिशन को आप आने वाले दिनों में इस मामले पर आपकी जो मुतफिका ऑपोजिशन है मुत्तहिद देखते हैं कि नहीं देखते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पनामा पेपर्स की तहकीकात के सिलसिले में जो TORs बनाए जाने हैं उसके हवाले से इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन की जो अराकीन है उनकी कमेटी पर मुश्तमिल अराकीन का जो पहला इजलास है हो रहा है। बहुत से सवालात सर उठा रहे हैं। एजाज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे मैंने एक सवाल किया कि अब जो ये सिलसिला शुरू हो ही गया, माशाल्लाह शुरू हो गया, तो अब कौन से ऐसे चैलेंजेस होंगे? पहली बात सामने आ गई, सरबराह कौन होगा, दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, कैसे चैलेंजेस नजर आ रहे हैं? देख, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये कमेटी अगर इत्तफाक राय से सारे मामलात को कर लेती है तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में उस तरह का कंसेंसस होगा जैसा दिसंबर 2014 में वॉर ऑन टेरर पे हुआ था। पूरी कौम, सारी सियासी जमातें, पूरी पार्लियामेंट एक जगह आ गई थी ना। इत्तफाक था इस बात के ऊपर कि दहशतगर्दी जो है वो असल मसला है। दूसरा मसला कि जो नासूर है पाकिस्तान के अंदर, इस पे भी 100% इत्तफाक है, वो है बहुत ज़्यादा करप्शन। और करप्शन भी जो ऊपर से शुरू होती है, यानी सिपाही की और चौकीदार की वो करप्शन नहीं, जो रूलिंग एलीट करती है वो वाली करप्शन। अब इश्यूज हैं बहुत संजीदा। मिसाल के तौर पे ये बात तो पनामा लीग से शुरू हुई, फिर उसमें टॉप पे वज़ीर आज़म है, यानी अगर मैं हूँगा तो मैं ये चाहूँगा कि इसको वहाँ से शुरू होना चाहिए। वहाँ पर कमेटी किस पे कंसेंसस करती है वो एक और मामला नीचे तक आना चाहिए। एजाज चौधरी साहब, अभी तो वो कोई हम खबरें सुन रहे थे, आपकी भी कोई फैक्ट्री का भी मामला कुछ हुआ, कोई टैक्स आपने भी नहीं दिया है जी, तो बात तो जब चलेगी तो फिर बड़े दूर तक जाएगी। मैंने भी यानी चैनल के ऊपर ही एक के ऊपर देखा है, तो वो लिखा हुआ था कि मैंने 22,927 रुपए के बदले अपनी फैक्ट्री सील करा ली है। तो मैं अपनी फैक्ट्री में उस वक्त बैठा हुआ था, तो चुनाचे उस चैनल को तरदीद भी यानी चलाना पड़ी और माजरत भी करना पड़ी। अच्छा, वो दे दिया था आपने वो 22,000 समथिंग? नहीं, कोई ऐसा किस्सा ही नहीं है सिरे से। मैं चैलेंज करता हूँ
मैं चैलेंज कर रहा हूँ समा पे बैठ सही। के कि जी लेकर आए कोई ऐसी चीज, ठीक है जी। अच्छा, इसलिए नहीं, ये सारी ये क्या मतलब, ये कोई आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है? बिल्कुल 1000% मैं कह सकता हूँ ये साजिश है, और इस तरह के और भी केसेस ये लोग कर रहे हैं, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। नहीं, यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है अपने हथकंडों पर उतर आई है? बिल्कुल, हुकूमत आप ये कहना चाह मुझे रहे ये बताइए, अच्छा, अगर वो माजरत न करते तो मैं पूरी तरह इसके पीछे जाता। अच्छा, ठीक है। अच्छा, चलिए, वो लेकिन मैं चैलेंजेस की ये तरफ आ जाते हैं। ये जरा साइड पे चली गई बात, लेकिन मैं आपसे असल बात करता हूँ। देखें, अगर वो कहें कि नहीं जी इसमें लोन डिफॉल्टर आने चाहिए, इसमें जनाब जिन्होंने कर्जे माफ कराए हैं वो आने चाहिए, किक्स बैक्स वाले आने चाहिए, टैक्स नहीं दिए आने चाहिए, कमीशन खाए हैं जिन्होंने भी, यानी ऑल फॉर्म ऑफ ये करप्शन, इसका फिर ये ना दायरा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। उसकी इफेक्टिवनेस कितनी बरकरार रहेगी? फिर कोई कहेगा जी कि वाई फ्रॉम 2016, वाई फ्रॉम नॉट फ्रॉम 1985, ये सवाल भी पैदा हो सकता है। चुनांचे इश्यूज जो हैं वो बड़े बड़े हैं, चैलेंजेस बड़े बड़े हैं। देखना ये है कि ये कमेटी किस तरह उससे ओहदा भरा होती है, यानी कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। मुख्तसरन ये बता दीजिए, चलिए ये तो चैलेंजेस है ना, आपने पूरा खोल के बता दिया, कुछ आपके साइड के, कुछ उनकी साइड के। कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बड़े शदीद होंगे पीटीआई की जानिब से, जिन पर जिनको कि अगर TORs में शामिल नहीं किया गया तो फिर नो क्वेश्चन बात आगे नहीं बढ़ सकती? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मुझे तो ये समझ आती है कि ये जो टॉप से अगर करप्शन या वहां से उसका शुरू करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा बेहतर होगा अगर टॉप से करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि 2016, 2015, 2014, 2013, अच्छा पीछे की तरफ जाए, हाँ, आगे से पीछे। शहला साहिबा आप क्या कहती हैं? जो बात कर रहे हैं एजाज साहब, मुत्तफिक है, आप मानती हैं इसी तरह होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि आपको मेरी आवाज आ रही है? 2016 जी बिल्कुल आ रही है। जब हम ये एक्ट बनाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम 1956 के एक्ट के तहत नहीं कर रहे, और हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह हमने जब टेररिज्म को फोकस किया तो मज़हब के नाम पे जो टेररिज्म थी उसके लिए हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, लेकिन बाकी जो टेररिज्म है उसके लिए ATC का से हम काम करते हैं। तो अब जो भी करप्शन है उसके लिए नैब मौजूद है, FIA मौजूद है, दूसरे इदारे मौजूद हैं, वो करें उससे, लेकिन जो पनामा की है उसके लिए एक्ट बना के उसको प्रोसेस किया जाए। अच्छा, ठीक। तारिक फजल साहब आप भी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, ये बताइएगा आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जिस तरह भी एजाज चौधरी साहब ने कहा और जिस तरह भी शहला साहिबा ने भी बात की है, मामलात को इस तरह से लेकर चलने के लिए नून लीग राजी हो जाएगी या अभी भी बात वहीं पर आके के रुक जाएगी जहां से शुरू हुई थी? नहीं, हम बिल्कुल राजी होंगे जी, और राजी हैं, और हम चाह रहे हैं कि जैसे मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू में कहा कि हम इस मामले के साथ खुदा न खास्ता कोई ना हमको खतरा महसूस कर रहे हैं, ना को प्राइम मिनिस्टर का बराह रास्त इसके अंदर नाम है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इस इशू को लेके जिस तरह पाकिस्तान में एक सियासी उफक के ऊपर एक हंगामा खेजी और एक अजीब सी फिजा बना दी गई है, जिससे इस मुल्क के अंदर एक यानी आपके नाम निहाद एक तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, और इस बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म होना चाहिए, और उसके लिए हम बिल्कुल अपोजिशन की राय का एहतराम करते हैं, आइंदा भी करेंगे, इनके मशवरों का एहतराम करते हैं इंशाल्लाह। और मैंने गुजारिश की कि जमहूरी अमल के अंदर इस तरह की कमेटीज़ के अंदर इख्तलाफ राय यकीनन हो सकता है, हमारा अपना कोई ओपिनियन हो सकता है, उनका अपना कोई ओपिनियन हो सकता है किसी इशू के ऊपर, लेकिन जब एतमाद दोनों पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर हो और नीयत साफ हो तो इंशाल्लाह बातचीत के जरिए ही इन मामलात का हल निकल आता है, और इस मसले का हल भी बातचीत के जरिए ही निकलेगा इंशाल्लाह। चले, आपको तो लग रहा है कि मसले का हल निकल आएगा। तारिक फजल साहब, एजाज चौधरी साहब, आपको लग रहा है मसले का हल निकल आएगा? सिर्फ ये बता रहे हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं तो ज़ाहिर है नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अभी तो काम शुरू हुआ है। आप 1-2 रोज के अंदर अंदर इसका अंदाजा हो जाएगा कि सारे लोग किस तरह सोच रहे हैं। अच्छा। अगर आपने इसका दायरा कार फैलाना शुरू कर दिया तो जाहिर है उससे आप अंदाजा हो ही जाता है ना कि फिर क्या नतीजा निकलेगा। हल निकल आएगा, हल निकल आएगा, अगर मगर को साइड पे रखें। अगर मगर नहीं है, मैं समझता हूँ हल निकल आएगा, और हल निकलना चाहिए, कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान के बाद। और गैर यकीनी, एक बार तारिक साहब जो फरमा रहे हैं ना, गैर यकीनी सूरत हाल, देखें 2 माह हो गए, तो ये सारे काम हुकूमत के करने के थे। लेकिन देखिए फाइनली वो आप लोग के टर्म्स पर आई है ना, उसी मुताबिक बातें सारी तय हो गई, जो आप चाहते थे वो कहते हैं ना, ये वकूवा हुआ, इसकी एक FIR है, वकूवे और FIR में जितना ज्यादा वक्त गुजर जाता है ना, केस कमजोर हो जाता है।
अच्छा, इसलिए केस- ये लेट हो रहा है। शहला जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, हमारा सेगमेंट खत्म हो रहा है। क्या वक्त गुजरने की वजह से मुतासिर होगा ये सारा काम, ये सारा प्रोसेस, और आपको लग रहा है कि क्या हल निकल आएगा वाकई? देखिए, जो मेरा अपना तजर्बा है, मैं ये समझती हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो नुकसान पहुँचा है वो PMLN को पहुँचा है, क्योंकि इनके कैंप से जितने भी बयानात आए हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते चले गए और ख़ुद वज़ीर आज़म का बयान भी मुख्तलिफ हो गया। अब जो मुझे समझ आ रहा है वो मुझे लगता है कि जॉइंट अपोजिशन पूरी कोशिश करेगी कि हुकूमत को TORs पे ले आए जिससे नतीजा खेज TOR, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि मुश्किल ये आएगी कि नून लीग की तरफ से उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और फिर फाइनल अच्छा नहीं होगा कुछ। चलिए ठीक, जो यानी कि मैं अभी भी अपने तौर पे तहफ़्फ़ुज़ात महसूस मौजूद है। शहला, आप ये भी कह रही हैं कि गोया हुकूमत हमेशा देर कर देता हूँ वाली पॉलिसी पर रहती है। बहुत शहला रज़ा आपका, तारिक फजल चौधरी साहब आपका, एजाज चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बहुत यहाँ मौजू है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर। एक बहुत बड़ा सवाल है अमरीकी ड्रोन हमले जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, और अब आर्मी चीफ जनरल ने जो मुलाकात की अमरीकी सफ़ीर डेविड हेल से, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी शेरी रहमान साहिबा और खुर्शीद कसूरी साहब। एक ब्रेक, अभी वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत यहाँ मौजू जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान में होने वाले इस ड्रोन अटैक के हवाले से। पाकिस्तान की सालमियत, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान ने इसका इजहार किया, और ख़ासतौर पे आज आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर के साथ, वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। क्या होना चाहिए, मौसर ख़ारजा पॉलिसी क्यों अभी तक वज़ा नहीं की जा सकी, और कुल वक्ती हमारे क्यों नहीं है वज़ीर ख़ारजा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फॉर्मर पाकिस्तान एम्बेसडर टू अमेरिका, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शेरी रहमान साहिबा, उनसे बात करते हैं। शेरी रहमान साहब, पहले तो ज़रा आपको कुछ सुनवाना चाहेंगे हम। कल जो गुफ्तगू की चौधरी निसार साहब ने इस हवाले से, जो पाकिस्तान की सरजमीन पर ही क्यों अटैक किया गया आकर, इससे पहले ये शख्स जो कि दूसरे ममालिक में फिरता रहा, जैसा कि ईरान, अफगानिस्तान का जिक्र किया, ये ज़रा सुनिएगा, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि ये बाकी ममालिक में भी फिरते रहे हैं, तो वहाँ ये अमेरिका के लिए खतरा क्यों नहीं? जब अफगानिस्तान में थे तो वहाँ ये अमेरिका के लिए खतरा क्यों नहीं था? ये पाकिस्तान में जब दाखिल हुआ तो तब अमेरिका के लिए खतरा क्यों था? जी, ये उस वक्त क्यों नहीं खतरा थे जब तक कि पाकिस्तान में नहीं थे, उसी वक्त क्यों खतरा बन जाते हैं ये शख्सियत जब पाकिस्तान में मौजूद होती है। शेरी साहब, आपने सुना कल बिलावल साहब ने एक ट्वीट भी किया था, इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर चला रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि गिवन डिजास्टर स्टेट ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी, कैन द PM जस्ट एडमिट ही कैन हैंडल द पोर्टफोलियो एंड अपॉइंट एन एक्चुअल फॉरेन मिनिस्टर? एक फॉरेन मिनिस्टर ही अपॉइंट कर दे, खास तौर पे बहुत ज़रूरी है इस वक्त। एक और आपको हम सुनवाना चाहेंगे क्योंकि इमरान खान ने भी कुछ इस हवाले से कहा है, ज़रा ये भी सुन लीजिए, और फिर आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ये सुनिएगा ज़रा। ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात, 15 साल से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो कभी भी हमला अपने उस मुल्क को नहीं करता जो कि दोस्त मुल्क है। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ का बहुत बड़ा फेलियर है। ये अपोजिशन में इनकी आप सुन लें स्टेटमेंट्स, और हुकूमत में आके आप देख लें कि क्या स्टेटमेंट्स हैं। अपोजिशन में कुछ कहते हैं कि मैं यानी बड़े बड़के मारते हैं कि हम ड्रोन नहीं होने देंगे और मैं आऊँगा तो नहीं करूँगा। अब स्टेटमेंट्स खुद ही देख लें। जी, दोस्त कभी दोस्त पर हमला नहीं करता। शेरी साहिबा, क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बातें इसमें, एक तो दोस्ती और अलायंस में फ़र्क होता है। ये पाकिस्तान में हर मैं समझती हूँ फॉरेन पॉलिसी प्रैक्टिशनर को पता होता है कि तशद्दुद या उसका इस्तेमाल, मिलिट्री एक्शन हमेशा एक मसला है, और ये आखिरी रिजॉर्ट होता है, आखिरी ऑप्शन होता है। तो ना पाकिस्तान इस्तेमाल करना चाहता है, ना कोई और पावर इस्तेमाल करना चाहता है। ये जो खान साहब कह रहे हैं कि इनकी पहले कुछ पॉलिसी दूसरी, वो बेशक होगी। चौधरी निसार ने जो कहा है उस पर अगर आप गौर करें तो वो कह रहे हैं कि भाई ये मसलन ये बंदा कहीं नज़र नहीं आया, पहले कहीं वहाँ क्यों नहीं नज़र आया।
تو یہ سوال تو بہت دفعہ اٹھ چکا ہے، یہ کوئی ناجائز سوال نہیں ہے، لیکن بنتا اس وقت سوال یہی ہے، اور میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں، میں خود بھی کہہ رہی ہوں کافی دنوں سے، جو چیئرمین بلاول نے کہا ہے کہ دیکھیے فارن پالیسی کس گو کی کیفیت میں ہے، بہت سے ممالک میں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، وہ ڈرفٹ الانگ اب کام چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کام چلاؤ یعنی اسٹریٹجک ڈرفٹ یا مڈل کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے، ڈرون اٹیک ہوتے ہیں، ہماری حکومت میں بھی ہوئے، تو ہم فوری طور پر میٹنگز کنوین کرتے تھے، وہ اکثر و بیشتر ایوان صدر یا پی ایم ہاؤس میں ہوتی تھیں، اس میں سارے آپریشنل چیفز بھی ہوتے تھے، فارن سیکرٹری، فارن منسٹر، سارے، میں بھی ہوتی تھی کیونکہ امریکہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا کہ فوری طور پر سب کو آن بورڈ لیں، کوئی اوپر اونچ نیچ نہ ہو، تضاد نہ ہو، اور ایک پالیسی جو ہم اور جس پہ میسیجنگ بھی اگری کریں، یہ بھی بہت ڈپلومیسی میں اہم ہوتی، وہ ہو۔ اس وقت کوئی نہیں فوکل پرسن ہے، کبھی وہاں سے 24 گھنٹے پراسرار خاموشی رہتی ہے فارن آفس سے، تو یہ ایک بہت ہی برا میسج جا رہا ہے ہماری ایک نیشنل نااہلی کا، اور یہ ظاہر ایک فطری سا سوال پھر اٹھ جاتا ہے کہ میں نہیں کہہ رہی کہ فارن منسٹر کے ہوتے ہوئے بڑے چینجز آ جاتے، لیکن کوئی کیبلز اور ٹیلی گرامز تو پڑھ رہا ہوتا ہے واشنگٹن سے، جو یہ میں آپ کو 100% وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ وہاں سے یہ وارننگ آئی ہوگی۔ میں بھی بلکہ خود کافی میٹنگز میں یہ کہا ہے پچھلے 1 مہینے، سب نے سنا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ میں ایگزیکٹ ڈرون اٹیک کی بات نہیں کر رہی ہوں، مگر یہ جو تضادات بڑھ رہے ہیں اور جو ایسکلیشن ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی۔ تو یہ نوٹس نہ کرنا، ان کا کوئی رد عمل چھوڑیں، رد عمل تو اب ایسے ہی ہو رہا ہے نا، لیکن آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجک اس کی پالیسی نہیں تھی، کسی نے مطلب آپ کے پاس لابیسٹ نہیں ہے واشنگٹن میں، ہندوستان کے پاس 4 ہیں، یہ افغانستان نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ ہم جس بندے سے آپ QCG میں ہم لا رہے ہیں ہم ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے، ادھر آپ ساری دنیا کو باور کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیے یہ بہت ہی، اس میں ایسا نہیں کہ پاکستان شاید استعمال نہیں ہوا ہے، یہی ساری کہانی ہے پہلے دن سے ہمارے ساتھ بہت دفعہ، لیکن پاکستان نے بھی اپنی سرزمین کو بڑے خفیہ طریقے میں بھی استعمال ہونے دیا ہے۔ اچھا شہریمان صاحبہ، تھوڑا جو آپ کی باتوں سے سمجھ پا رہی ہوں، کیا ایسا ہے کہ یہ نیگلیجنس ہے یا یہ جان بوجھ کر نیگلیجنس ہے حکومت کی طرف سے؟ نہیں، یہ جان بوجھ کر تو میں نہیں سمجھتی نیگلیجنس ہے، لیکن کچھ تو میری بالکل فہم سے باہر ہے یہ بات کہ اتنے مسائل کھڑے ہوئے ہیں اور نظر آ رہے ہیں، ایک طرف ہندوستان کی تو اس وقت بات ہی نہیں ہوئی ہے، وہاں سے پہلے اتنے ہوئے ہیں، تو دیکھیے ایک طرف تو آپ بس خیر سگالی دکھاتے ہیں، ریڈ کارپٹ دکھاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر کے لیول پہ، منسٹیریل لیول پہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک سے ملیں اور ایک خندہ پیشانی رکھیں، بیکاز اینگر یا رد عمل اگر کوئی پالیسی نہیں ہوتی، اور دوسری پارٹیاں کبھی کبھی اس طرح بھی کہتی ہیں اینگر از ناٹ اے پالیسی، مگر یہ بھی جو ہو رہا ہے یہ بالکل قطعاً کوئی پالیسی نہیں ہے، اس میں جان بوجھ کر ڈیفینیٹلی اگنور تو کیا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اپنے ملک کے خلاف کام کرے گا، کوئی بھی الیکٹڈ نمائندہ اس طرح کرے گا، نہیں، مگر یہ ہوا ضرور ہے کہ سخت مطلب مجرمانہ جسے کہتے ہیں نیگلیجنس ہوئی ہے، اور اچھا جان بوجھ کے کرے گا کہ نہیں، شاید اپنے مفادات بھی کبھی کبھی شہری صاحبہ سامنے آ جاتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا چلے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، ابھی جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، مفادات تو ضرور آئے ہوں گے، لیکن امریکہ میں مجھے نظر نہیں آتا کہ کیوں کسی نے اس بات پر فوکس نہیں کیا کہ یہ سب ہو رہا ہے، اتنا سب آپ کے سامنے سے گزر گیا۔ میں نے کہا اتنا پانی اس برج کے نیچے سے گزرا ہے، اتنے خطرات آپ کو سامنے لاحق نظر آ رہے ہیں۔ اب میں ریپیٹ نہیں کروں گی جس طرح یہ ڈرون اٹیک ایسے علاقوں میں ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اجازت نا اجازت کی تو بات ہی نہیں ہے، انہوں نے بعد میں آپ کو انفارم کیا ہے،
اور آپ کو اب انکلوڈ کر دیا ہے ایف-پیک علاقے میں. اچھا، یہ آپ بڑی سمجھتی ہیں خطرناک کہ بات ہے انفارم کہ کیا آپ کو گیا تھا اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. ٹھیک ہے شہری رحمان صاحبہ، آپ کے وقت کا بعد بہت میں شکریہ. جب ہو چکا تھا. بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر اپنی رائے دی اور کامنٹس دیے اپنے. آپ کا بہت شکریہ. اس وقت ہمارے سے خورشید قصوری صاحب بھی موجود ہے. خورشید قصوری صاحب، آپ بتائیے گا آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ کہنا ہے شہری رحمان صاحبہ کا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی بڑی نیگلیجنس جو ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ امریکہ نے ضرور بتایا ہوگا. آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ ضرور امریکہ کی طرف سے بتایا گیا ہوگا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو کیے جانے کے بعد انفارم کیا گیا؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے یا واقعی باقی کاموں میں بہت مصروف ہے پاناما اور یہ باقی معاملات بہت اہم ہیں اور اس طرف دھیان ہی نہیں گیا یا بھول گئے؟ ہوا کیا؟ اچھا دیکھیں، بات یوں ہے کہ جہاں تک جنرل کوسچن ہے نا، وہ یہ ہے کہ ٹوٹل ایبسنس آف گورننس ہے. ٹوٹل ایبسنس آف گورننس یعنی کہ پتہ ہی نہیں رائٹ ہینڈ کو کہ لیفٹ ہینڈ کیا کر رہا ہے، یا یہ بھی نہیں پتہ کوئی ہینڈ کچھ کر بھی رہا ہے یا نہیں. ایز فارمر فارن منسٹر صبح 9 بجے میری ٹیبل پہ ساری دنیا سے ٹیلی گرام آئے ہوتے تھے. یورپین یونین، یونائٹڈ اسٹیٹس، افریقہ، ہر جگہ. اور 2 بندے سب سے زیادہ ویل بریفڈ ہوتے ہیں پاکستان میں صبح 9 بجے. وہ فارن سیکٹری اور فارن منسٹر آف پاکستان ہے. اور کیا اگر فارن آپ کا منسٹر نہیں آپ نے رکھا، کیونکہ فارن منسٹر تو ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور فارن آفس میں بھی 2 بندے بٹھائے ہیں. تو 2 بندے بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی اتھارٹی وہاں چلنے نہیں دیں گے، اور فارن آفس کا منصب آپ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. تو یہ تو واضح ہو گیا، اور یہ اب نہیں بڑی دیر سے نظر آ رہا ہے کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے اس کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. جو پچھلے دنوں میں ہوا ہے، میں ماننے کو ہی نہیں تیار کہ اگر کوئی ایکٹیو فارن منسٹر بیٹھا ہوتا، کسی کی ذمہ داری ہوتی. ابھی تو سرتاج صاحب کو انہوں نے منسٹر بنایا ہے، نہ کسی کی ذمہ داری ہے. وہ بیچارے کوشش کر رہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن پوزیشن یہ ہے کہ جب تک آپ امپاور نہ کریں، فارن منسٹر کی اتنی عزت ہے جتنا وہ امپاورڈ ہے. اگر آپ ایک کمرے میں 2 بندے بٹھا دیں گے، یا آپ کے ٹی وی چینل کے 2 مینیجنگ ڈائریکٹر ہو جائیں گے، تو جو اس کے آپ کے ٹی وی چینل کا حشر ہوگا وہی فارن آفس کا ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے، بس کریں. گورننس کی ایبسنس کی ایک حد ہوتی ہے. یہ تو لگ ایسے رہا ہے چاہے ایران کا معاملہ ہو، افغانستان کا. خورشید صاحب، اور بڑی بار اس بات کا ذکر کیا گیا. طارق فاطمی صاحب موجود ہے، سرتاج عزیز صاحب موجود ہے، اور وہ جو ایک پاور جو کسی کو ویسٹ کرنی ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے بڑے معاملات خراب ہوتے دکھائی دیتے. اچھا، اس پہ ذرا اپنا کامنٹ کیجیے گا کہ آرمی چیف کی جو آج ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کو بہت اہم کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تحفظات کا اظہار تو کیا جا رہا تھا، اب شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی اسٹرانگ پیغام دیا گیا ہوگا اور اس کی امپلیکیشنز اب کیا ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، میں نے اس کا ٹیکسٹ دیکھا ہے جو آرمی چیف کا ISPR کی طرف سے ریلیز آئی ہے، وہ میں نے دیکھی ہے، اور بڑا بیلنسڈ قسم کا ہے. اس میں یہ بالکل کلیئرلی کہا گیا ہے کہ ہمارے تعلقات کے لیے یہ معاملہ اچھا نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری جو سیکریفائسز ہیں وہ اگنور کی جا رہی ہیں. میرا دوسرا گلہ جو ہے آج کل وہ یہ ہے کہ ہمارا نیریٹو غائب ہو گیا ہے. اگر ہمارا فارن منسٹر بھاگا پھر رہا ہو، تھنک ٹینکس کو ایڈریس کر رہا ہو، میڈیا سے انٹریکشن کر رہا ہو، اور وہ ایکچولی اس کو طاقت ہو، امپاورڈ فارن منسٹر ہو. میں ان کو اس لیے بلیم نہیں کرتا، ان کو پرائم منسٹر صاحب نے پاور دی کوئی نہیں. امپاورڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ فارن منسٹر. خورشید محمود قصوری صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ نے بہت ہی ایک خاص بات کہی ہے، نیریٹو غائب ہے اور ایک امپاورڈ فارن منسٹر ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے.